आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रेस्पायरेशन के बारे में। श्वसन क्या होता है, सांस लेना, रेस्पायरेशन क्या होता है। ये भी एक वाइटल साइन है, जीवन चिन्ह है। अगर हमारी सांस चल रही है मतलब हम लिविंग कंडीशन में हैं, तो ये एक वाइटल साइन होता है। अब रेस्पायरेशन एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेस्पायरेशन इज अ एक्ट ऑफ ब्रीदिंग। ये सांस लेने की एक कला होती है, जो एक सांस लेने की कला है, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग है, उसी को रेस्पायरेशन कहा जाता है। इसके मेन 3 स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, मतलब इस प्रक्रिया के मेन 3 चरण होते हैं, मेन 3 स्टेप्स होते हैं। ये कौन कौन से स्टेप होते हैं? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज। ये रेस्पायरेशन की एक रेस्पायरेशन साइकिल, एक ब्रीथ साइकिल जो है वो 3 स्टेप्स की प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होती है। अब ये 3 स्टेप्स का मतलब क्या होता है? इंस्पायरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन ऑफ एयर, मतलब एयर को आप इनहेल कर रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, अंदर खींच रहे हैं, आप एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, वो इनहेलेशन ऑफ एयर जो है इंस्पायरेशन कंडीशन आती है, जिसमें आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन मतलब एक्सहेल आउट करना, एक्सहेल आउट ऑफ एयर, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर भरी हुई है उसको बाहर निकालना, ये कहलाता है एक्सपायरेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है पॉज। पॉज मतलब स्टॉपेज, पॉज मतलब स्टॉपेज होता है। जब भी हम सांस लेते हैं, एक बार सांस अंदर खींचते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर हमारा 1 सेकंड के आसपास का लगभग एक स्टॉपेज होता है। दो सांस के जो साइकिल होती हैं, 2 रेस्पिरेटरी साइकिल होती हैं, उनके बीच में एक स्टॉप टाइम होता है, वो टाइम पॉज कहलाता है। ये रेस्पायरेशन के जो स्टेप्स ऑफ प्रोसेसेस थे, इनका ये मतलब आपको समझ में आया। एक नॉर्मल रेस्पायरेशन, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग की जो रेस्पायरेशन होती है वो लगभग 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट होती है। 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, 1 मिनट में 16 से 20 बार एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग सांस लेते हैं। ये फैक्टर्स आपको हम आगे बताएंगे कि कैसे एज के अकॉर्डिंग या फिर अदर फैक्टर्स के अकॉर्डिंग ये चीजें कैसे डिफर होती जाती हैं, उसकी बातें हम आगे आपको फैक्टर अफेक्टिंग में डिस्कस करेंगे। लेकिन नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट जो होता है वो ये होता है, ये आपको बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं नॉर्मल रेस्पायरेशन रेट, यहां पर आपको लिखा गया है 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट होता है। उसके बाद इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन में आप देखें तो मेनली 2 टाइप के रेस्पायरेशन होते हैं। जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होती है उसके मेन 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, नेक्स्ट वन होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल मतलब बाह्य, बाहरी। इसमें क्या होता है कि ब्लड और लंग्स के अंदर जो एयर भरी है उनके बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है। ब्लड के बीच में और लंग्स के बीच में जो एक गैसेस एक्सचेंज होता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आता है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या आता है कि ब्लड और जो बॉडी के टिश्यू होते हैं उनके बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और जो ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, वो रेस्पिरेशन होता है। अब अगर ब्लड के द्वारा छोड़ करके टिश्यू के द्वारा ली जा रही है तो वो जो है इंटरनल रेस्पिरेशन का पार्ट होगा। और अगर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आप देखेंगे तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा लंग्स में और लंग्स उसको वहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कराता है, तो वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। लंग्स और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा और ब्लड और टिश्यू के बीच में जो गैसेस एक्सचेंज होगा वो इंटरनल रेस्पिरेशन होगा। तो ये मेन 2 टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन जो है ये एक ऐसा वाइटल साइन, इसके जो आगे आप देखेंगे इसमें जो टर्म्स आएंगे, काफी सारे टर्म्स होते हैं जरूरत से ज्यादा, लाइक जैसे मोर देन 24, अगर 24 से भी ज्यादा रेस्पिरेशन होने लगता है वो कंडीशन टैकिपनिया कहलाती है। बिलो देन 10 होने लग जाता है, जब 10 से भी कम होने लग जाता है वो ब्रेडिपनिया कहलाती है। ये चीजें हम आपको आगे डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी में इससे। लेकिन आपको कॉमन जो एक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स और एक नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट की बात थी वो यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। हम जो देखते हैं रेस्पिरेशन का जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, जैसा हमने पल्स और उसमें टेम्परेचर में भी हमने ये देखा था कि टेम्परेचर का कंट्रोल कहां से होता है, वहां पर आपको बताया गया था टेम्परेचर का कंट्रोल जो है वो ब्रेन में हाइपोथैलेमस सेंटर होता है। वैसे ही आपका जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होती है, जो रेस्पिरेशन होती है, उसका कंट्रोल सेंटर जो होता है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ब्रेन का ही एक पार्ट ये भी होता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर के साथ ये कार्डियक एक्टिविटी, जो हार्ट की एक्टिविटीज होती हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है। जो भी आप रेस्पिरेशन करते हैं उसका कंट्रोल सेंटर मेन मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है, काफी सारे कॉम्पिटिशंस में भी आता है, एग्जाम्स में भी आता है, नर्सिंग एग्जाम्स जो भी होते हैं आपके उनमें भी आता है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कौन कौन
कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हमें देखने होते हैं जब हम रेस्पिरेशन असेस करने जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रेस्पिरेशन के कैरेक्टर्स हैं जो हमें देखने होते हैं। तो आप सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन। सबसे पहला कैरेक्टर आपको नॉर्मल पता होना चाहिए। कोई भी कैरेक्टर अगर आप जज करने जा रहे हैं, एसेस कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो जो एक नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, जिसका नॉर्मल रेट, नॉर्मल रिदम, हर चीज बराबर होती है, उसमें कोई साउंड ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है, वो एकदम नॉर्मल है, वो कंडीशन यूपनिया कहलाती है। नॉर्मल रेस्पिरेशन जो है वो यूपनिया कहा जाता है। और यूपनिया से रेदर देन नॉर्मल जो भी रेस्पिरेशन होते हैं उनके अलग अलग टर्मिनोलॉजीज बनती हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगी। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखते हैं, फर्स्ट वन रेट। रेट मतलब दर। जैसा आपने देखा था पल्स रेट में भी, वहां पर भी जो बीट्स पर मिनट की बात की जा रही थी वो पल्स रेट थी, वैसे ही यहां पर ब्रीथ्स पर मिनट जो आप देखते हैं, ब्रीथ्स पर मिनट मतलब एक मिनट में कितनी बार सांस ली गई, एक मिनट में एक रेस्पिरेटरी साइकिल कितनी बार ऐसे चली है, तो वो जो है ब्रीथ्स पर मिनट, वो रेस्पिरेशन रेट कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई, मतलब आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक बार में खींच रहे हैं, एक बार में आप कितना वॉल्यूम ऑफ एयर खींच पा रहे हैं। शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, या फिर डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो उसकी डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है वो उसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर में आप देखें तो रिदम। रिदम मतलब लय। लय की बात होती है, एक रेगुलरिटी की बात होती है, एक कंसिस्टेंसी की बात होती है, जैसा आपको पल्स रेट में भी बताया गया था। रिदम मतलब लय होता है, मतलब जो भी आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं वो एक रेगुलर रेस्पिरेशन है, या फिर हाई रेस्पिरेशन आप ले रहे हैं, हाइपर रेस्पिरेशन आप ले रहे हैं, या फिर आप स्लो रेस्पिरेशन ले रहे हैं, वो उसकी रेगुलरिटी क्या है, रेस्पिरेटरी साइकिल्स के बीच में गैप कितना है, वो रेगुलरिटी जो है वो उसका रिदम कहलाती है। तो यहां पर आपको ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रेस्पिरेशन के देखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन रेट, क्योंकि हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रेट की बात कर रहे थे, ब्रीथ्स पर मिनट की बात कर रहे थे। तो ब्रीथ्स पर मिनट में आप सबसे पहला जो है फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पिरेशन रेट की बात करें, क्योंकि रेट की डेफिनेशन अगर आप देखें, ब्रीथ्स पर मिनट कितने ब्रीथ्स कितने मिनट में हो रहा है, वो एक टाइम होता है, एक मिनट में कितने ब्रीथ ले रहा है, वो उसका रेट होता है। अब उस रेट को अफेक्ट करने वाले ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उस रेट को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर होता है एज। वाइटल साइन का आप कोई सा भी असेसमेंट करते हैं, एज उसका सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो कि हर वाइटल साइन को लगभग अफेक्ट करता रहता है। तो एज में आप देखें, सबसे पहले एट बर्थ, जब आप देखते हैं कोई एट बर्थ जो बेबी होता है जन्म के समय, उसका जो ब्रीथ्स पर मिनट का आप देखें रेट देखेंगे रेस्पिरेशन का 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट आता है। यही एट बर्थ जो आप देख रहे हैं, बिफोर बर्थ अगर आप देखते हैं, मदर के वूम में देखते हैं, तो ये और ज्यादा रैपिड होता है, ये 40 to 60 तक होता है, 40 to 50, 40 to 60 तक आपको अदर बुक्स में जो है ऐसे अदर रीडिंग्स देखने को मिलती हैं, आप जितनी भी बुक्स देखते हैं। तो ये मोर देन 40 ही होता है बिफोर बर्थ में। एट बर्थ में 30 to 40 ब्रीथ्स पर मिनट आता है। फर्स्ट ईयर में आप देखते हैं, मान लीजिए कोई बेबी 1 ईयर से बिलो का बेबी है, पहले साल का बेबी है, उसमें 26 से 30, 26 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट आता है। सेकेंड ईयर में जो बेबी होते हैं उनका जो रेट आता है वो 20 to 26 ब्रीथ्स पर मिनट आता है। यही आप एडोलेसेंस एज में चले जाते हैं, उसमें देखते हैं 20 ब्रीथ्स पर मिनट का अप्रोक्सीमेटली जो एक रेस्पिरेशन रेट है वो देखा जाता है। अब जो है एडोलेसेंस से और चाइल्डहुड तक वो उसी के अकॉर्डिंग एक वेरिएशन देखने को मिलता रहता है। इसके बाद आप एडल्टहुड में देखते हैं, एडल्टहुड में आप क्या देखते हैं 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, जो एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन रेट कहा जाता है। इसको आप देखेंगे नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन रेट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ओल्ड एज। ओल्ड एज पीपल में देखते हैं ये और ज्यादा वेरी कर जाता है। ओल्ड एज पीपल में वेरी क्या कर रहा है कि 10 to 24 तक चल रहा है, मतलब 10 ब्रीथ्स पर मिनट से 24 ब्रीथ्स पर मिनट तक ओल्ड एज पीपल में नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कहा जाता है। और इससे कम या और इससे ज्यादा, मतलब ये एक बॉर्डर लाइन होता है। 10 जो है वो लोएस्ट बॉर्डर लाइन है, 24 जो है वो हाईएस्ट बॉर्डर लाइन है। इससे कम होना या इससे ज्यादा होना एक नॉर्मल एक डिसऑर्डर में आ जाता है। मोर देन 24 ब्रीथ्स पर मिनट टेकिपनिया कहा जाता है, एंड बिलो देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट ये ब्रेडिपनिया कहा जाता है। तो इसके बीच में अगर है ओल्ड एज पीपल में तो वो नॉर्मल आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है फैक्टर वो सेक्स की बात होती है। फीमेल्स जो होती हैं उनमें हल्का सा रेस्पिरेशन रेट ज्यादा होता है, उनका रेस्पिरेशन रेट जो है स्लाइटली
हाई होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इमोशंस। इमोशंस में आप कोई भी इमोशंस देख लें, आप एंजाइटी की बात कर लेते हैं, आप फियर की बात कर लेते हैं, एक्साइटमेंट की बात कर लेते हैं, नर्वसनेस की बात कर लेते हैं। ऐसे केसेस जो होते हैं ये क्या कर सकते हैं कि आपके रेस्पिरेशन रेट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, ये बढ़ा सकते हैं आपके रेस्पिरेशन रेट को। तो इमोशंस जो भी होते हैं इनमें भी रेस्पिरेशन रेट वेरी करता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें, नेक्स्ट फैक्टर जो है जो रेस्पिरेशन रेट को स्टिमुलेट कर रहा है या अफेक्ट कर रहा है, जो नेक्स्ट फैक्टर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन रेट को अफेक्ट करने वाले, वो चेंज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर में जो आपके एनवायरनमेंट में जो एक प्रेशर है वो भी कहीं ना कहीं मैटर करता है रेस्पिरेशन रेट को। आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में आप चले जाते हैं, तब ऐसा क्या होता है कि वहां पर जो एयर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। एयर का प्रेशर कम होने से आपको एयर की जो डिमांड होती है, ऑक्सीजन डिमांड होती है, वो कंप्लीटली फुलफिल नहीं हो पाती। इन दैट कंडीशन आपकी बॉडी उस ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती है। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ता है कम होता है तो आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ता जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से आपका रेस्पिरेशन रेट कम होता जाता है। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि बॉडी में जो मसल्स होती हैं उनकी डिमांड्स, उनकी नीड्स बढ़ती है, उनको एक ऑक्सीजन की नीड बढ़ती है क्योंकि उनको जरूरत पड़ती है ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करने की, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करने की। इन दैट कंडीशन ऑक्सीजन डिमांड को फुलफिल करने के लिए वहां पर रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। जो आपके एक्सटर्नल टेम्परेचर है, आपकी बॉडी के बाहर का जो टेम्परेचर है, अगर उसमें चेंज आता है, जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं सर्दियों में जब आपके बाहर का टेम्परेचर कोल्ड हो जाता है, इन दैट कंडीशन आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। इन दैट कंडीशन आपका रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंजेक्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन। फूड को जब आप इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं और उसका डाइजेशन जब हो रहा होता है, खाना आपको पहले ही बताया गया है कि फूड का डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है। ये बात हमने आपको टेम्परेचर वाले टॉपिक में डिस्कस की थी। ऑक्सीडेशन के कारण जो है, ऑक्सीडेशन कब होता है? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। इन दैट कंडीशन जब आप खाना खाते हैं ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है उस खाने को पचाने के लिए। तो जब भी आप फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं और फूड को डाइजेशन की जरूरत होती है, रेस्पिरेशन रेट स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट आता है डिजीज कंडीशन। वेरियस डिजीज कंडीशन जैसे हार्ट डिजीजेज होती है, रेस्पिरेटरी डिजीजेज होती हैं, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स होते हैं। ऐसे डिसऑर्डर्स जो कि आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी के सिस्टम को अफेक्ट कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन की नीड को, ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ा देते हैं, जिससे रेस्पिरेशन रेट जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है ड्रग्स। ड्रग्स की बात करें, आप स्टिमुलेंट ड्रग्स की बात करें, आप कैफीन की बात करें, आप नार्कोटिक्स ड्रग्स की बात आप करते हैं, वो चीजें क्या करते हैं कि आपके रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देती हैं। वहीं पर आप बात करते हैं जो एक सिडेटिव ड्रग्स होती हैं, जो सिडेशन कॉज कर रही हैं, वो जो है आपके रेस्पिरेशन रेट को कम करने का काम करती हैं। तो ये कुछ कॉमन फैक्टर्स आपको दिए गए जो कि आपके रेस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट कैरेक्टर आता है, वो आता है डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। गहराई की बात आती है, जो आप सांस लेते हैं, कितनी गहरी सांस आप ले रहे हैं, वो उसका डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन कहलाता है। अब ये डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन में आप देखें, नॉर्मल जो डेप्थ होती है वो 500 सीसी की होती है। इसको टाइडल वॉल्यूम भी कहा जाता है, क्यूबिक सेंटीमीटर या 500 सीसी का जो एक ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम होता है, इतना वॉल्यूम आप एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी साइकिल में इनहेल करते हैं और एक्सहेल आउट करते हैं। तो ये एक नॉर्मल डेप्थ जो होती है वो 500 सीसी के आसपास की होती है। अब इसमें आप देखें, इस नॉर्मल डेप्थ में अगर प्रॉब्लम आती है या एबनॉर्मेलिटी आती है तो कंडीशन क्या बनती है? फर्स्ट वन हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया में क्या होता है कि बहुत तेजी से, मतलब बहुत ज्यादा आप एयर को इनहेल करने में, मतलब डेप्थ जो है आपकी वो बहुत ज्यादा हो गई है, बढ़ गई है, तो वो जो है हाइपर एपनिया में कहलाता है। नेक्स्ट आता है पॉली एपनिया। पॉली एपनिया में क्या होता है कि आप तेजी से सांस ले, मतलब रेट बढ़ रहा है, डेप्थ के साथ यहाँ पर रेट भी बढ़ रहा है। इस हाई डेप्थ को आप हाई रेट के साथ लेकर के चल रहे हैं, वो पॉली एपनिया कंडीशन में आता है। नेक्स्ट आता है डिस्निया कंडीशन। डिस्निया में क्या होता है? डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होना, वो कंडीशन डिस्निया में आती है। ये एक रेस्पिरेटरी रेट का भी फैक्ट आप देख सकते हैं, उसमें भी ये एबनॉर्मलिटी मिलेगी आपको, रिदम में भी मिलेगी और साथ ही साथ यहाँ डेप्थ में भी मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटीज हैं जो कॉमन रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटीज हैं, इनकी बातें हम आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक इंडिकेशन के लिए बताया गया है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग डेप्थ और रेस्पिरेशन में अगर आप देखते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डेप्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ कॉमन फैक्टर्स ही हैं जो मेन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे आप बात कर लेते हैं न्यूमोनिया की, आप बात कर लेते हैं लंग्स कैंसर की, जहां पर लंग्स का जो टिश्यू होता है वो प्रॉपरली इलास्टिसिटी उसकी खो जाती है, इलास्टिक नहीं रह जाता है, वो प्रॉपर वो
उसमें इतना टेंशन नहीं हो पाता है कि वो आसानी से फैल सके या फिर गैसेस एक्सचेंज कर सके या उसमें फ्लूइड भर जाता है। वो कंडीशन जो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की जो कंडीशन होती है वो डेप्थ को अफेक्ट करती हैं। या फिर आप बात कर लेते हैं कहीं पे अगर कोई चेस्ट में ट्रॉमा हो गया है, इंजरी हो गई, कोई फ्रैक्चर हो गया है, ऐसी कोई चीजें होती हैं वो अफेक्ट कर देती हैं डेप्थ को। आप जैसे बात कर लेते हैं इंजरी को, इंजरी कंडीशन में भी आप डेप्थ जो है वो अफेक्ट होती है। रेस्पिरेशन जो डेप्थ होती है उसका फैक्टर अफेक्टिंग एक मेन जो फैक्टर है वो इंजरी भी आता है, क्योंकि आप जनरली देखते हैं अगर मान लीजिए डायफ्राम मसल है वहां पर कोई इंजरी है, या फिर जो चेस्ट के रिब्स हैं वहां पर कोई इंजरी है, लंग्स टिश्यू में कोई इंजरी है, तो वहां पर जब आप डेप्थ में ज्यादा इन डेप्थ आप ब्रीदिंग करते हैं, इन दैट कंडीशन क्या होता है कि वहां पर आपको पेन फील होता है। तब आप उस पेन को प्रिवेंट करने के लिए आप जो है शैलो ब्रीदिंग करने लगते हैं। तो ये फैक्टर्स मेन होते हैं जो कि आपके डेप्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन के बाद हम बात करते हैं रिदम ऑफ रेस्पिरेशन की। रिदम मतलब रेगुलरिटी, लय जो होती है, एक रेगुलर जो रिदम होती है, रेगुलरिटी होती है रेस्पिरेशन की, वो रिदम कहलाती है। अब आप ये रिदम की बात हो गई। अब रिदम के बाद जो एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में अगर एबनॉर्मेलिटीज आती हैं तब क्या प्रॉब्लम आती है, मतलब ऐसे कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं उन रेस्पिरेटरी एबनॉर्मेलिटीज के लिए। तो फर्स्ट जैसे आप देख लेते हैं टैकिपनिया। पहले भी आपको बताया गया टैकिपनिया क्या होता है, ओवर 24 ब्रीथ्स पर मिनट। जब एक नॉर्मल 10 to 24 ब्रीथ्स पर मिनट आपको बताया गया, जब ब्रीथ्स पर मिनट जो है एक मिनट में 24 ब्रीथ से ज्यादा होने लगे तो वो टैकिपनिया कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट आता है ब्रैडिपनिया। ब्रैडिपनिया क्या होता है, 10 ब्रीथ से पर मिनट से कम होने लगता है, मतलब 10 ब्रीथ्स पर मिनट से भी कम, एक मिनट में 10 बार से भी कम सांस आने लगे, वो कंडीशन ब्रैडिपनिया कहलाती है। नेक्स्ट आता है एपनिया। एपनिया में टोटल सिसेशन ऑफ ब्रीदिंग या कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है, ब्रीदिंग का कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है, ये कंडीशन आती है एपनिया की। जैसे आप काइंस स्ट्रोक में देखते हैं, काइंस स्ट्रोक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें आप क्या देखते हैं कि एक रेगुलर जो टैकिपनिया के बाद एक बीच में शॉर्टेज हो जाती है ब्रीदिंग की, मिस्ड ब्रीदिंग हो जाती है, वो कंडीशन वहां पर टोटल सिसेशन हो जाता है जो ब्रीदिंग का, वो कंडीशन एपनिया कहलाती है। नेक्स्ट आता है हाइपर एपनिया। हाइपर एपनिया में क्या होता है, डेप्थ जो है वो बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो बढ़ जाती है। पहले भी आपको इसको बताया गया कि जितना हम जैसे 500 सीसी ऑफ एयर ले रहे थे तो उससे ज्यादा हम एयर लेने लग जाते हैं, वो हाइपर एपनिया कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट आता है ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया में क्या होता है कि कंडीशन ऐसी हो जाती है क्लाइंट सिर्फ एक अपराइट पोजीशन में, जैसे अगर वो ऊपर की ओर खड़ा जैसे स्टैंडिंग पोजीशन है या फिर सिटिंग में भी अपराइट पोजीशन में, तभी क्लाइंट सांस ले सकता है। क्लाइंट को अगर आप उल्टा किसी को लटका देते हैं वो सांस नहीं ले पाता है, वो कंडीशन आती है ऑर्थोपनिया की। अपराइट पोजीशन में ही क्लाइंट सांस ले सकता है, ये ऑर्थोपनिया कंडीशन कहलाती है। एबनॉर्मल रेस्पिरेशंस में नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी आप देख रहे हैं स्टर्टरस रेस्पिरेशन की बात करते हैं। स्टर्टरस रेस्पिरेशन मतलब नॉइजी ब्रीदिंग, मतलब जब आप ब्रीद कर रहे हैं तब एक नॉइज, एक साउंड जनरेट हो रहा है, वो स्टर्टरस ब्रीदिंग कहलाती है, एक स्टर्टरस रेस्पिरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्राइडर। स्ट्राइडर में क्या होता है, एक हैर्स वाइब्रेटिंग साउंड आता है, एक कर्कश ध्वनि आती है, एक वाइब्रेशन, एक कंपन के साथ एक कर्कश ध्वनि जो है, एक कर्कश साउंड जो है वो जनरेट होता है जब आप रेस्पिरेशन करते हैं। गड़गड़ाहट ये आवाज आती है रेस्पिरेशन करने पर, वो स्ट्राइडर कंडीशन कही जाती है। नेक्स्ट आता है रेल। RAHL जो है इसका टर्म होता है और इसको इजी करके RALE पढ़ा जाता है। रेल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एबनॉर्मल बबलिंग साउंड आता है, जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तब आपको बबल साउंड सुनाई देता है। ऐसा ही उस कंडीशन में होता है जब आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया हो, उस कंडीशन में एबनॉर्मल बबलिंग साउंड जनरेट होता है, तो वो कंडीशन रेल कहलाती है। नेक्स्ट आता है व्हीज। व्हीज में क्या होता है कि एक हाई पिच्ड जो है, एक ऐसी हाई पिच्ड साउंड जनरेट होती है जो विसल किसी आवाज आती है, सीटी बजने की आवाज आती है, ऐसा एक सीटी जैसा साउंड जब सुनाई देता है रेस्पिरेशन के साथ, वो कंडीशन व्हीजिंग रेस्पिरेशन कहलाती है। नेक्स्ट आता है साई। साई मतलब एक आह भरना टाइप होता है, मतलब एक डीप ब्रीदिंग होती है, बहुत इन डेप्थ ब्रीदिंग होती है, जहां पर डेप्थ ज्यादा होती है। वो ऐसा कंडीशन कब आती है, जब आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब एक लंबे समय तक आप अंदर के एयर को जब आप बाहर निकालते हैं तब आपके अंदर ऑक्सीजन की नीड इतनी बढ़ जाती है कि आपको एक डीप रेस्पिरेशन करना पड़ता है, वो कंडीशन साई कहलाती है। नेक्स्ट आता है कुस्मोल रेस्पिरेशन या एयर हंगर कहा जाता है इसको। कुस्मोल रेस्पिरेशन, एयर हंगर का कंडीशन ये होती है कि ये एक ऐसी डिज्निया, एक ऐसी डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में जहां पर कि आपको ब्रीथ रेट भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ ब्रीथिंग करने की जो आपकी डेप्थ होती है वो भी बढ़ जाती है। मतलब एक आप 500 सीसी से ज्यादा एयर आप एक ब्रीथ में लेते हैं और वो मोर देन 24 ब्रीदिंग आप ले रहे हैं। टैकिपनिया और हाइपरएपनिया दोनों कंडीशन एक साथ जब आती हैं वो एयर हंगर या कुस्मोल रेस्पिरेशन कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप रैल की बात कर लेते हैं, आप कुस्मोल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एम्स, आरआरबी जैसे, जीएमसीएच जैसे, सीएचओ जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन चीजों को ध्यान से पढ़ लें क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं।
एबनॉर्मल ब्रीदिंग में जो नेक्स्ट हमारा एबनॉर्मलिटी आती है वो काइन्स स्टोक रेस्पिरेशन की आती है। काइन्स स्टोक रेस्पिरेशन आपको याद करने की एक यहां पर ट्रिक लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। काइन्स को आप चेन लिख सकते हैं, स्टोक को आप स्टॉप लिख सकते हैं। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। चेन मतलब टैकिपनिया, मतलब तेजी से बढ़ रहा है। चेन में भी आप देखते हैं चीजें बढ़ती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। टैकिपनिया में क्या होता है, तेजी से रेस्पिरेशन जुड़ता चला जा रहा है। और स्टॉप में क्या है, एपनिया कंडीशन, जहां पे ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है। तो टैकिपनिया प्लस एपनिया जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं वो कंडीशन काइन्स स्टोक रेस्पिरेशन कहलाती है। जिसमें होता क्या है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे, मतलब वो रेस्पिरेशन रेट और ज्यादा डीप होती चली जाती है और साथ ही साथ और ज्यादा नॉइजी होती चली जाती है और तेजी से वो बढ़ती चली जाती है। और एक ऐसा टाइम आता है जब वो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, तब वो अचानक स्टॉप ले लेती है। बीच में एक रेस्पिरेशन का एक टाइम पूरा स्टॉप हो जाता है, एपनिया कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन काइन्स स्टोक रेस्पिरेशन कही जाती है। जब रेस्पिरेशन ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है, उसकी रिदम बढ़ती जा रही है, उसका रेट बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ एक टाइम ऐसा आता है जब उसका एक ऐसा क्लाइमेक्स आता है जब वो अचानक से रुक जाती है। टैकिपनिया प्लस एपनिया दोनों कंडीशन जब आ जाती हैं एक स्टेप वाइज, वो कंडीशन काइन्स स्टोक रेस्पिरेशन कही जाती है। नेक्स्ट आता है डिज्निया। डिज्निया जो है डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होती है। डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग डिज्निया के कारण जो अदर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आप देखते हैं ये साइनोसिस हो सकता है, ब्रिज डिस्कलरेशन, आप जानते हैं कि आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। आप देख सकते हैं एनॉक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी, हाइपोक्सिया हो सकता है, आप टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी। तो डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग जो है, ये डिज्निया जो है, ये इन चीजों को लीड करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बायोट्स रेस्पिरेशन। बायोट्स रेस्पिरेशन मतलब क्लस्टर ब्रीदिंग। क्लस्टर मतलब गुच्छे में, मतलब ग्रुप में जो ब्रीदिंग होती है बायोट्स रेस्पिरेशन में आता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, नीचे आपको हिंट में लिखा गया है ग्रुप ऑफ क्विक शैलो ब्रीदिंग, मतलब हल्की सांस, एक तेज हल्की सांस का पूरा ग्रुप होता है, प्लस एक टाइम पर आकर के वो रुक जाती है, एपनिया हो जाती है। वो कंडीशन आती है बायोट्स रेस्पिरेशन की, मतलब एक बार एपनिया आने से पहले कई बार ब्रीदिंग तेजी से आ जाती है, शैलो ब्रीदिंग आ जाती है, वो कंडीशन बायोट्स रेस्पिरेशन कही जाती है। नेक्स्ट आता है पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन। पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन कब होता है, जब फ्लैल्स चेस्ट कंडीशन आती है। फ्लैल्स चेस्ट कंडीशन को अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, जब कभी ऐसा होता है कि आपके जो रिब्स होते हैं उसमें इंजरी हुई है, ब्रोकन रिब्स हैं, रिब्स टूट गई हैं, इन दैट कंडीशन क्या होता है, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन जब होता है तो ये रेस्पिरेशन अपोजिट चलने लगता है। जनरली जब हम रेस्पिरेशन को असेस करते हैं तो हम क्या देखते हैं, इंस्पायरेशन के समय हमारा चेस्ट आउटवर्ड आता है, बाहर की ओर आता है, जब चेस्ट में एयर फील होती है, और जब वो एयर को एक्सहेल आउट करता है, एक्सपायरेशन होता है, तब हमारा चेस्ट अंदर की ओर जाता है। लेकिन फ्लैल्स चेस्ट कंडीशन में क्या होता है, रिब्स ब्रोकन होने के कारण ये जो पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है, जब आप रेस्पिरेशन इंस्पायरेशन करते हैं तब आपका चेस्ट अंदर की ओर जा रहा है और एक्सपायरेशन करते समय चेस्ट जो है वो बाहर की ओर आ रहा है। ये कंडीशन पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन की कही जाती है। तो ये कुछ आपको मेन एबनॉर्मेलिटीज दी गई। ये पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन का जो क्वेश्चन है, ये आपको जीएमसीएच के 2016 के पेपर में भी पूछा गया था। तो ये एक बायोट्स रेस्पिरेशन, पैराडॉक्सिकल रेस्पिरेशन, काइन्स स्टोक रेस्पिरेशन और रैल, और इसके साथ जो भी अदर चीजें थी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी, हमने आपको बता दी। इसमें काफी सारे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन चीजों को खूब ध्यान से पढ़ लें। रेस्पिरेशन एबनॉर्मलिटीज के बाद हम देखते हैं कि हम रेस्पिरेशन चेक करते समय क्या चीजें देखते हैं। सबसे पहले बात आती है कि रेस्पिरेशन हम चेक कैसे करते हैं। रेस्पिरेशन चेक करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपना उसका मैनुअल एग्जामिनेशन करना है। आपके हाथ में एक वॉच होती है, उस वॉच में आप टाइम देखते रहते हैं और साथ ही साथ आप पेशेंट का जो एब्डोमिनल मसल डायफ्राम होता है, जो एब्डोमेन और आपका जो थोरेसिक कैविटी होता है, उसको दोनों को पार्टिसिपेट करने का काम करता है, जो डायफ्राम मसल्स हैं, उसके पास आप अपना जो हाथ होता है, पाम होता है, उसको प्लेस कर देते हैं और उसके बाद कितनी बार अप एंड डाउन हो रहा है, कितनी बार वो मसल्स अप एंड डाउन हो रही हैं, उसको आप देख करके उसका तीनों जो आपको एक मैकेनिज्म बताए गए थे, आपको इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन और पॉज का जो एक पूरा रेस्पिरेशन साइकिल बताया गया था, उसको आप एक एक रेस्पिरेशन को काउंट कर लेते हैं। मतलब टोटल 1 मिनट में कितनी बार वो अप एंड डाउन हुआ है। एक अप, एक डाउन, एक पॉज को मिला करके एक रेस्पिरेशन होता है। तो आप तीनों मैकेनिज्म को एक साथ करके एक एक रेस्पिरेशन काउंट कर लेते हैं। तो आपको रेस्पिरेशन ऐसे चेक करना होता है पेशेंट का। उसके बाद आप बात करते हैं व्हाट टू ऑब्जर्व व्हाइल टेकिंग रेस्पिरेशन। आपने ऑब्जर्व तो किया, आपने ये देखा कि पेशेंट का जो है मसल्स ऊपर आ रही है, फिर नीचे जा रही है, फिर रुक के फिर ऊपर आ रही है, लेकिन आप उसमें ऑब्जर्व क्या करते हैं? क्या आप देखेंगे कि रेस्पिरेशन नॉर्मल कब है और एबनॉर्मल कब है? ये समझने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन का रेट देखना होता है। जो आपको एक नॉर्मल रेट 16 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट बताया गया, उससे ज्यादा है या उससे
कम है। तो आपको रेट देखना होता है सबसे पहले रेस्पिरेशन चेक करते समय। नेक्स्ट आता है रिदम। रिदम मतलब रेगुलरिटी आपको देखनी होती है, रेगुलर आ रहा है या फिर रुक रुक के आ रहा है या फिर बहुत तेजी से आ रहा है, उसको आपको चेक करना होता है। नेक्स्ट आता है इजीनेस, पेशेंट इजीली रेस्पिरेशन कर पा रहा है या फिर उसको कोई डिफिकल्टी आ रही है। डिफिकल्टी आ रही मतलब कोई डिस्निया की कंडीशन हो रही, कोई प्रॉब्लम हो रही सांस लेने में उसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है मूवमेंट ऑफ मसल्स, जो मसल्स का मूवमेंट है। जैसे आपको एक कंडीशन बताई फ्लैल्स चेस्ट की, उसमें क्या है मसल्स का जो मूवमेंट हो रहा था वो अपोजिट हो रहा था, तो वैसे ही आपको मसल्स का मूवमेंट देखना है आपको यहां पर मसल्स का मूवमेंट कि आप कैसे मसल्स मूव कर रही हैं। जो मेन मूविंग मसल्स होती हैं आप देख रहे हैं, चेस्ट की मसल्स होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, डायफ्राम होता है, तो ये मसल्स ज्यादा मूव करती है रेस्पिरेशन करते समय, इनवर्ड एंड आउटवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए रेस्पिरेशन करते समय, तो क्लाइंट को पॉप्ड अप पोजीशन ऐसी देनी है जब क्लाइंट का जो है हेड थोड़ा सा अपवर्ड उठा हुआ होना चाहिए, लगभग 45 डिग्री तक। उस कंडीशन में डायफ्राम क्या होता है, हल्का सा लोवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है, झुका हुआ होता है चेस्ट कैविटी से। उस कंडीशन में आपको जो है पेशेंट का रेस्पिरेशन चेक करना होता है। आप हल्का सा पेशेंट का जो हेड होता है और उसके नेक और उसका बैक जो है शोल्डर, उसके नीचे थोड़ा सा अगर आप पिलोज रख देते हैं तो भी आप उस पॉप्ड अप पोजीशन को बना लेते हैं। इन दैट कंडीशन आपको रेस्पिरेशन पेशेंट का चेक करना होता है। जो रेस्पिरेशन चेक करने के बाद जब आप रेस्पिरेटरी एब्नॉर्मलिटीज की जो ड्रग्स दी गई पेशेंट को, प्रेस्क्रिप्शन हो गया, सारी चीजें हो गई, लेकिन एज अ नर्स, फॉर बीइंग अ नर्स, आप उसकी क्या केयर करते हैं, तो आपको कुछ नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करनी होती है। वो नर्सिंग केयर आप जनरली जानते होंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को देना होता है, पेशेंट को फिजिकल सपोर्ट देना होता है, O2 इनहेलेशन, ऑक्सीजन को इनहेल कराना है। आप जैसे करवा देते हैं, एक देख लें ऑक्सीजन इनहेलेशन में आप O2 टेंट लगा देते हैं, O2 मास्क लगा देते हैं, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन आप प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखनी होती है, नर्सिंग केयर आपको करना होता है। पेशेंट की डाइट का आपको ख्याल रखना होता है, आपको उसका वेंटिलेशन मेंटेन करना होता है, वो चाहे उसके लंग्स के अंदर का वेंटिलेशन हो या फिर उसके रूम का वेंटिलेशन हो, ये दोनों चीजें आपको प्रॉपरली देखनी होती है। तो ये कुछ नर्सिंग केयर्स आप इसमें चेक करते हैं। तो ओवरऑल ये था टोटल वाइटल साइन में रेस्पिरेशन के बारे में। यहां पर जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आई आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।